तो जब मैं वैज्ञानिक के रूप में काम करता रहा हूं संस्थान में, तो मैं कहता था कि बाय डिफॉल्ट हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये जैविक खेती के लिए, ये प्राकृतिक खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। किसान साथियों, मैं बहुत खुश हूं आज मेरे यहाँ करनाल में बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के जंडूथा ब्लॉक के कुछ किसान भैया आए हैं और उनका नेतृत्व कर रहे हैं डॉक्टर सुदर्शन चंदेल जी। ये करनाल में विभिन्न चल रहे खेती से संबंधित कार्यक्रमों को देखने आए हैं। पशुपालन में भी कुछ रुझान लिया है इन्होंने। प्राकृतिक खेती पे हिमाचल में बहुत जोर है और मैं बता दूं, जहां तक आंकड़े बताते हैं कि ये देश का पहला राज्य है जहां पर बहुत तेजी से विकास हो रहा है प्राकृतिक खेती की ओर। और अब तक वहां पर 2,20,000 के करीब किसान परिवार हैं, उसमें हॉर्टिकल्चर के भी हैं जो बागवानी करते हैं। उन किसानों ने या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से प्राकृतिक खेती को अपना लिया है। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जहां पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राकृतिक खेती करने वाले उत्पादों पर निर्धारित किया गया है। ये 40 रुपए किलो तो है मक्का पे, और 60 रुपए किलो है गेहूं और जौ पे, और 90 रुपए है हल्दी उखाड़ते ही बेचने पे। ये सभी किसान प्राकृतिक खेती से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों कार्यकलापों को देखने आए हैं। ये तो आइए चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है साहब आपका। तो आप यहाँ पर आए हैं, जरा चंदेल साहब बताइए कि किस प्रकार की खेती कर रहे हैं ये। मेरे हिमाचल में किसान का जोत का आकार जो है वो छोटा है। आई नो। हाँ। भारत सरकार, हमारी राज्य सरकार, हिमाचल प्रदेश जी, दोनों ही कृषक की आय को दोगुना करने के लिए और रसायन मुक्त खेती करने के लिए किसान को प्रोत्साहित कर रही है जी। तो इंटरक्रॉपिंग के लिए ज्यादा हम प्रमोट करते हैं किसान को कि मिश्रित फसल चक्कर अपनाया जाए, रासायनिक खाद्यों को छोड़कर किसान जो है वो देसी गाय के गोबर गौमूत्र से कम मूल्य लागत के आधार पर अधिक उत्पादन। फिलहाल खेती में जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं पीछे छत में भी गया था बिलासपुर में, तो मैंने काफी खेतों को देखा। वो है कि जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे, आप बिल्कुल हल्ला बल्ला करके पूछ लेना इनको। तो मेरी डॉक्टर गुसाई जी से रिक्वेस्ट है कि आप आए और हमें जानकारी दें। साथियों, अभी जितनी भी बातें हुई और जो कुछ भी मैं समझ पाया हूं, मुझे नहीं अभी तक पता लगा कि गेहूं की किस्म कौन सी बोई है आपने। मेरी बात हो रही थी जब हम समिति के सदस्यों के साथ वहां बैठे थे, तो मैंने कहा साहब कौन सी किस्म का बीज वितरित हुआ है। तो कहते जी जो आ गया था सरकार से वो दे दिया गया। वहां पर गेहूं भी लगी हुई थी, वहां पर सर्दियों में मटर भी लगे हुए थे, वहां पर कुछ कुछ जगह सरसों भी लगी हुई थी। सर्दियों में मैंने देखा धनिया भी लगा हुआ था। आप जिस खेत में खड़े हैं यहाँ आप देखिए धनिया लगा हुआ है। और दिल्ली के पास होने पे हमारे यहाँ कुछ कुछ ब्लॉक्स में बेतहाशा धनिया लगता है। आपको जब सरकार ने सुविधा दे दी है कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य लगभग 1.5 गुना या दुगुना दे रहे हैं जी, तो आपको बढ़ावा मिल रहा है सरकार की ओर से, सब्सिडीज भी हैं कुछ कुछ, तो आप उसकी ओर आप बढ़ें। उस संदर्भ में मेरा ये कहना है, सिर्फ आपको ही नहीं, आपके माध्यम से आप औरों को भी कहेंगे कि आप प्राकृतिक खेती की ओर आएं, क्योंकि बहुत ज्यादा एरिया पूरे देश का एक कृत्रिम रसायनों की आधारित खेती पर ही है। तो जब मैं वैज्ञानिक के रूप में काम करता रहा हूं संस्थान में, तो मैं कहता था कि बाय डिफॉल्ट हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये जैविक खेती के लिए, ये प्राकृतिक खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। लार्ज होल्डिंग है ही नहीं आपकी। आप खामखा अगर यूरिया पकड़ते हैं, डीएपी पकड़ते हैं, स्प्रे करते हैं,
तो उससे आप अपनी भूमि की उर्वरा शक्ति भी खराब करते हैं जी जी और साथ में बने हुए उत्पाद जो हैं वो अच्छे नहीं होते जी। तो इस संदर्भ में मेरा आपसे ये सुझाव है पहला कि आप थोड़ी थोड़ी भूमि को, एकदम से सारी नहीं, अगर आपकी लैंड होल्डिंग ज्यादा अच्छी है, इसको करके देखें। इसमें गौमूत्र है, इसमें गोबर है, इसमें लस्सी है, इसमें आपने कई तरह के अमृत बनाने हैं, उसके मेथड्स आपको पता है। तो जब आप करेंगे इसको तो भूमि की उर्वरा शक्ति में सुधार आएगा, उसकी पोरोसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी। और क्योंकि संसाधन नहीं है, वर्षा आश्रित प्रदेश है, तो आप लोग चाहे तो इस तरह की खेती में जब आते हैं तो पानी की कमी को भी पूरा कर सकेंगे जब आप ऐसा काम करेंगे। उदाहरण के लिए आप अगर लहसुन की थोड़ी खेती करें जी, और ये प्राकृतिक खेती के अंतर्गत मैं आपसे करवाऊं, तो हमारे यहाँ एक ब्लॉक है इंद्री, वहां पर लहसुन बहुत लगता है जी, तो वहां पर लहसुन लगाते ही किसान धान की जो पुआल है या पराल है उसको उस पे मल्च कर देते हैं। उससे एक तो कम आते हैं ये जो खरपतवार और साथ में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है, ग्रोथ भी बढ़ती है, पानी की बचत पानी की बचत होती है। जी जी तो इसको अपनाएं। जहां जहां आपको स्प्रे करना है आप नीम ऑयल का स्प्रे करें, जो कीटनाशक है या फफूंदनाशक हैं, उनसे जरूर आपकी फसल को लाभ होगा। और गोबर की खाद देने से या यूरिया की जगह आप देते हैं नाइट्रोजन का दूसरा सोर्स गौमूत्र के बने हुए, तो उनसे भी आपको पूर्णतः लाभ होगा। और इससे आपका गांव का वातावरण सबसे पहले शुद्ध और साफ होगा। पैदा किए हुए उत्पाद जो होंगे वो बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाले होंगे। और मैं कहा करता था जब मैं सर्विस में था कि आप केंचुआ संवर्धन करें, केंचुआ की खाद भी बनाएं। और पीछे मैं शिमला में गया था फागु थियो की ओर, तो मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आपके यहाँ पर वो फ्री में किट दी गई है, एक बहुत बड़ा टब सा बना हुआ है और उसमें गोबर डाल के आप गोबर केंचुआ का खाद बनाएं। मगर कहीं कहीं मैं बहुत खुला बोलता हूँ, उसका प्रयोग ठीक नहीं हुआ है। नहीं हुआ है सर, नहीं हुआ वो पड़ा है तो पड़ा है, तो ऐसा नहीं करना है आपने। मैं बताना चाहूंगा आपको कि आपके यहाँ मक्का होती है। अब मक्का की खेती आप अगर करेंगे तो आपको यूरिया, डीएपी, फलाना फलाना सब लगाना है। मगर प्राकृतिक खेती में अगर आते हैं और सरकार ने 40 रुपया रेट दिया है तो आपको जरूर इसमें आना चाहिए आगे, क्योंकि मक्का एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है हिमाचल की। जी। साथ ही मैं बता दूं कि ये वीडियो और जो बातें हो रही हैं ये पूरे हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मैं कर रहा हूं, और ये अपने यहाँ और गांव में भी जो ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर आए हैं डॉक्टर चहल, ये शेयर करेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि मक्का का साइलेज बनाएं आप। जी जी। मैंने एनडीआरआई राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान में होते हुए इस पर बहुत काम किया और कई 100 किसानों को, कई हजार किसान महिलाओं को ये विधि सिखाई। मगर अभी भी सिर्फ सोलन में या उससे ऊपर थोड़ा कसौली हिल्स में लोग मक्का से साइलेज बनाने लगे हैं और उसको बेचने लगे हैं। आप वही काट लेते हैं, वही डंठल सुखा देते हैं, वही खिला देते हैं। जी जी। ये मैं कई बार मैं इस बात को बड़ा जोर से कह चुका हूँ। आपसे मेरा ये अनुरोध है कि बेसिकली जो बाई प्रोडक्ट्स हैं जो गाय से आने हैं, मलमूत्र, वो इसके बेसिक रिसोर्सेज हैं प्राकृतिक खेती के। तो आप इनको संजो के रखें, इनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करें और इनका खेतों में प्रयोग करें। जहां हम खड़े हैं ये गांगर पधाना गांव है और इस गांव में बहुत कम गेहूं लगती है। यहाँ पर टमाटर की खेती बेतहा होती है और टमाटर की एक मंडी भी है। आप जाएंगे तो रास्ते में देखना, यहाँ पे बहुत बड़ी आपके भी ये टमाटर की खेती है। अभी हम फसल दिखाएंगे आपको थोड़ी सी, आप देखिए कितना अच्छा टमाटर यहाँ लगा है। तो सोलन में
अच्छा टमाटर भी लगता है, वहाँ मटर भी लगता है। जी जी। कांगड़ा जिला बैंगन के लिए जाना जाता है। सिरमौर नाहन जो है वो अदरक के लिए जाना जाता है। मगर बिलासपुर और हमीरपुर मेरी नजर में किसी एक्स या क फ्रूट या सब्जी के लिए अभी पहचान नहीं बना पाए हैं। ये तो मंडी में है टमाटर। मेरे को पता है बल ब्लॉक में बहुत काम होता है, वो मिनी पंजाब है। तो मेरा अनुरोध ये है कि आप जब प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ेंगे तो इंटर क्रॉपिंग और स्मॉल स्केल थोड़ी थोड़ी टाइम की जो सब्जियां हैं शॉर्ट ड्यूरेशन की और कैश क्रॉप्स भी कहते हैं 3 महीने में जी, लग जाएंगी 2.5-3 महीने में। और उससे आपको काफी आर्थिक लाभ होगा। मैं उम्मीद करता हूं चल साहब और आप सबको कि आप सीखी गई बातों को और किसानों तक भी पहुंचाएंगे। और जी, सर जी। इसके लिए हमने जो हिमाचल सरकार है जी वो हमें पैसे भी दे रही है। जी इसके लिए देसी गाय हम इसको अपना रहे, जर्सी नहीं, हम सिर्फ देसी गाय जी, जी। जैसे साहिवाल हुआ, पहाड़ी गाय जी। हुआ, रेड गिर गाय सिंधी हुआ। गिर हुआ, हम इनको अपना रहे हैं। और ये देखने के लिए भी आपके इधर आए हुए हैं और जी। आज हमने गाय देखा। देखिए हाँ जी, और उसमें ये भी पता किया कि इधर गाय जो है उसका मूल्य भी लगता है और ऑप्शन होता है। हाँ तो हम उसके लिए भी इंटरेस्ट। अभी हमारे यहाँ राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में मार्च के पहले सप्ताह में मेला लगेगा, उसका मैं वीडियो डाल दूंगा। और ग्रुप्स अगर हिमाचल से आना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आके पशुओं को देख सकते हैं, पशुपालकों से चर्चा कर सकते हैं। जैसा आपने ठीक बोला कि जो भारतीय मूल की गाय है साहिवाल, थार पारकर या राठी या उसके बाद में जो लंबे कानों वाली गिर, इनको भी रखिए। तो आप इनको रख सकते हैं ताकि आपको भारतीय मूल की गायों से अच्छा गोबर और गौमूत्र प्राप्त होने पे अच्छी प्राकृतिक खेती में लाभ हो। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। थैंक यू।